कोविड-19 एवं उभरती विश्व व्यवस्था विषयक वेबिनार में हमारे साथ संबद्ध मेरे नितांत प्रिय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ख्यातिलब्ध आचार्य प्रोफेसर संजय पांडे जी, जो अकादमिक राजनीति और अकादमिक उन्नयन दोनों से गहरा नाता रखते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के ऐसे तेजस्वी आचार्य, बहुत मुझे खुशी है कि मैं आपको देख पा रहा हूं और अभी आपको सुनूंगा भी। मेरे मित्र प्रोफेसर सरोज कुमार वर्मा जी और प्रोफेसर राकेश कुमार मिश्रा जी, आप लोगों से मेरा बहुत पुरातन लगाव है और कुछ स्वभावगत साम्य भी है। आप लोगों से मिलना हमेशा सुखद होता है और आप लोगों से संवाद हमेशा सुखद होता है, तो आप लोग मुझे उस सुख की अनुभूति करा रहे हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता है। और मेरे प्रिय प्रोफेसर एच.के. शर्मा जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध हुए हैं इस कार्यक्रम में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सम्मानित अध्येता हैं और बहुत ख्याति है उनकी इस क्षेत्र में। इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन की सूत्रधार हमारे विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अनुपम शर्मा, विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के अन्य सभी दक्ष शिक्षकगण, हमारे साथ यहाँ उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदय, विशेष कार्य अधिकारी महोदय और हमारे तकनीकी स्टाफ के सक्रिय सदस्यगण, और वे सभी जो आज इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस कार्यक्रम से संबद्ध हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि एक सामयिक और महत्वपूर्ण विषय पर यह वेबिनार आयोजित है और प्रोफेसर संजय कुमार पांडे, प्रोफेसर सरोज कुमार वर्मा, प्रोफेसर राकेश कुमार मिश्रा और प्रोफेसर एच.के. शर्मा जैसे दक्ष ख्यातिलब्ध आचार्यों की वक्तृता का लाभ हम सभी को मिलेगा और निश्चित रूप से आप सबके संवाद और संबोधन से राजनीति विज्ञान विभाग तो समृद्ध होगा ही, अकादमिक जगत को भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। जितने भी इस विषय में रुचि रखने वाले हैं, जितने भी इस विषय के अध्येता हैं, अथवा जो लोग भी जहाँ कहीं से भी आज इस कार्यक्रम में संबद्ध हैं, निश्चित रूप से आप सबको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगी आप जैसे महत्वपूर्ण और ख्यातिलब्ध आचार्यों के उद्बोधन से। जहाँ तक उभरती हुई विश्व व्यवस्था का प्रश्न है, इस कोरोना वायरस ने, जिसे कोविड-19 का नाम दिया गया है, पूरी विश्व व्यवस्था में एक विशेष स्थिति उत्पन्न कर दी है। पहले विश्व व्यवस्था शक्ति राजनीति, अर्थ राजनीति और संगठन की राजनीति से संचालित होती थी। इन तीनों का महत्व एक ही झटके में बहुत कम हो गया। आर्थिक संदर्भों में जो अर्थ के प्रमुख केंद्र थे, लगभग घुटने के बल बैठे हुए दिखलाई दे रहे हैं। अब दुनिया में आर्थिक मशीन की कुंजी आज की तारीख में न यूरोपीय संघ है, न संयुक्त राज्य अमेरिका है और न ही चीन नाम का देश, जिसको लेकर पूरी दुनिया में असंतोष और आक्रोश की स्थिति है। यह एक स्वरूप बदलने वाला है जिसे आर्थिक दुनिया कहते हैं, क्योंकि आज विश्व की महत्ता की दृष्टि से स्थापित व्यवस्था में अर्थनीति और आर्थिक संसाधन और आर्थिक समृद्धि, यह तीनों मिलकर स्वरूप का निर्धारण करते थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आर्थिक दृष्टि से जो विकसित राष्ट्र, बहुत ज़्यादा संपन्न राष्ट्र थे वे, और जिन्हें आर्थिक संदर्भों में विकासशील, अल्प विकसित, अविकसित राष्ट्र कहा जाता था, वह सब एक ही धरातल पर खड़े हैं। क्योंकि जो आर्थिक प्रतिष्ठान हैं, औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, वह सब बंद पड़े हैं। वहाँ न तो उत्पादन हो पा रहा है और न ही उत्पादित सामानों के विपणन की कोई व्यवस्था रह गई है।
इस वायरस ने इस आर्थिक साम्राज्य को छिन्न भिन्न करके रख दिया। इतना ही नहीं किया, इस आर्थिक व्यवस्था के चलते पूरी दुनिया में समाज का स्वरूप ही बदल गया था। यह समाज जो मनुष्य का समाज है, अब बाजार समाज के रूप में जाना जाने लगा था। औद्योगिक उत्पादों के चलते समाज के मानवीय संबंधों के स्थान पर आर्थिक संबंध विकसित हो गए थे। लेन देन ही महत्वपूर्ण था। सुविधा के सामान व्यक्ति के जीवन स्तर के निर्धारक हो गए थे। हमारी आजीविका कैसे चलती है, हमारा आहार कितना हो सकता है, हम कितने कम में रह सकते हैं, यह विषय गौण हो गए थे। हमारे पास यथाशीघ्र संपन्न होने की प्रवृत्ति आ गई थी और यह पूरी दुनिया ऐश और कैश के चक्कर में पड़ गई थी। इस कोरोना ने इसको किनारे लगा दिया। अब कोई राष्ट्र आर्थिक समृद्धि के आधार पर अपने को दुनिया का महत्वपूर्ण राष्ट्र नहीं कह सकता। अब नए सिरे का आर्थिक नियोजन होना है इस विश्व व्यवस्था में, और उस आर्थिक नियोजन में जो महत्वपूर्ण राष्ट्र होंगे उसमें भारत, जापान, ब्राजील, जर्मनी, इजराइल जैसे राष्ट्रों का महत्व रहेगा। साथ ही पहले से जो स्थापित शक्तियां हैं उनका महत्व थोड़ा कम हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, थोड़ा इनका महत्व कम होगा। लेकिन रूस का महत्व भी रहेगा, लेकिन जिस राष्ट्र का महत्व सबसे ज़्यादा कम हो जाएगा वह है हमारा पड़ोसी चीन, जिसे हम अपनी सुरक्षा के लिए आइसोलेशन में जाना पसंद कर रहे हैं, जिसे सोशल डिस्टेंसिंग कह रहे हैं। चीन को आने वाले दिनों में टोटल डिस्टेंसिंग का सामना करना पड़ेगा। उसे स्वयं आइसोलेशन में जाना पड़ेगा, क्योंकि विश्व बिरादरी में ऐसे राष्ट्रों के लिए स्थान नहीं होना चाहिए जिनके किसी उपक्रम विशेष के कारण पूरी दुनिया में मनुष्यों का अस्तित्व ही संशयग्रस्त हो जाए, संकटग्रस्त हो जाए। इसलिए एक नई आर्थिक व्यवस्था उत्पन्न होगी जिसमें सभी राष्ट्रों के लिए सम्यक स्थान होगा। जिस नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग बहुत दिनों से हो रही थी कि उत्पादन के साधन और उत्पादित सामान सब तक सबकी पहुंच होनी चाहिए, अब यह तय होगा। इसलिए एक नई विश्व आर्थिक व्यवस्था का सृजन होगा और इसमें इन राष्ट्रों का, जिनका उल्लेख किया, भारत जैसे राष्ट्रों का महत्वपूर्ण स्थान होगा। अमेरिका की ही तरह, यूरोपीय संघ की ही तरह जापान और दक्षिण कोरिया भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने वाले हैं। रूस की महत्ता रहेगी, लेकिन समीकरण बदलेगा। अब आर्थिक मशीन की कुंजी एक देश या कुछ देशों के समूह के पास नहीं रह जाएगा। अब इसमें नए खिलाड़ी सामने आएंगे और वो ज़्यादा मायने रखेंगे जिनके पास वह व्यवस्था होगी कि उत्पादन, वितरण और विनियोग यह सबके लिए होगा, जहां आम जन की भी पहुंच होगी। केवल संपदा का केंद्र कुछ खास संस्थाएं, खास समूह, खास राष्ट्र और खास मनुष्य नहीं रह जाएंगे। अब हर व्यक्ति वहां तक पहुंचने की स्थिति में होगा। ये एक नई व्यवस्था होगी और जिसमें हिंदुस्तान, दक्षिण कोरिया, जापान, जर्मनी, अमेरिका और रूस जैसे राष्ट्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। एक फलक है औद्योगिक फलक, जो अपने को औद्योगिक आस्थान, उत्पादन और व्यापार विपणन के आधार पर महत्वपूर्ण राष्ट्र मान रहे थे, उनकी यह छवि बदलेगी। अब उत्पादन वहां होगा जहां कुशल कामगार हैं, जहां पूंजी निवेश करने वाले राष्ट्रों को प्रतिफल, प्रत्याभूत की सुखद गारंटी होगी और ऐसे सामान ही बनेंगे जो शुद्ध मानव उपयोग में आएंगे। मानव विनाश के उत्पादन करने वाले उद्योग अब स्थान नहीं पा सकेंगे और औद्योगिक दुनिया में औषधि उद्योग की अब एक महत्वपूर्ण उपस्थिति होगी। यह विचारणीय है और यह औषधि उद्योग अधुनातन और परंपरागत दोनों ज्ञानों का समन्वय करने वाला होगा। मैं जिस अंचल में हूँ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक, यहाँ वनौषधियों का जखीरा है। एक ऐसा क्षेत्र
जहाँ वनौषधियाँ बहुतायत पाई जाती हैं, जिनके जड़ में, जिनके मूल में, जिनके तने में और जिनकी पत्तियों में, जिनके फूलों में औषधि गुण हैं। अब इस पर भी विचार होगा कि इन पत्तियों को खा लेने से, ऐसे वनस्पतियों के जड़ को ले लेने से इम्यूनिटी कैसे बढ़ जाती है। अब इस पर भी विचार होगा। केवल केमिकल कंपाउंड के माध्यम से शरीर को बचाने की क्षमता के साथ ही साथ अब प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने वाली वनौषधियों पर भी ध्यान दिया जाएगा, अर्थात अनुदातन ज्ञान और पुरातन ज्ञान दोनों का समन्वय करने वाले उद्योग अब महत्वपूर्ण स्थान पाएंगे। अभी हाल के दिनों में जो उत्पादन की प्रक्रिया बढ़ी है, उसमें बन रहे हैं वेंटिलेटर, पीपीई, टेस्टिंग किट। अब ऐसे संसाधन बढ़ाए जाएंगे। अभी तक हमने सुख के संसाधन बनाए, अब हम स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी देने वाले संसाधनों का विकास करेंगे। ऐसे उद्योग की अब दुनिया में गूंज होगी। साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कृषि और वानिकी पर बल दिया जाएगा। कृषि भी उद्योग की तरह होगा, जहां फल संरक्षण पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, अन्न संग्रह और भंडारण पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ताकि दुनिया में अन्न सुरक्षा की गारंटी रहे। किसी भी आपदा के समय हमारे सामने आहार का सबसे बड़ा संकट उत्पन्न होता है। आजीविका और आहार, यही दो ऐसे विषय हैं जो सरकारों की प्राथमिकता में सबसे ऊपर होते हैं। अब यह प्राथमिकता और ज़्यादा महत्ता पाएगी। अन्न का भंडारण बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, जैविक खाद का प्रयोग होगा। इसलिए अब तक केमिकल खाद के आधार पर उत्पादन बढ़ाने वाले देश इस पर विचार करेंगे कि केमिकल कंपाउंड आज के हालात में बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं हुए। इसलिए जैविक खाद के माध्यम से जो उत्पन्न अन्न है वह हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। इसलिए कृषि के क्षेत्र में अब ज़्यादा निवेश किया जाएगा। वैकल्पिक अन्न के आधार की भी तलाश होगी, जिसमें हिंदुस्तान में परंपरा रही है कंद मूल फल खाने की, तो इसका उत्पादन बढ़ाया जाएगा। इसमें प्रतिरोधक क्षमता होती है। हमारे विश्वविद्यालय में इस पर परीक्षण चल रहा है कि कंद खाने से कैसे लाइफ स्पैन बढ़ता है, कैसे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और कैसे व्यक्ति के अंदर प्रसन्नता का भाव आता है। इस पर भी हम काम कर रहे हैं। तुलसी पत्र की महत्ता सभी जानते होंगे। सभी वनस्पतियों के पत्तों को पत्र या पत्ती कहते हैं। एकमात्र तुलसी ऐसा पौधा है जिसके पत्ती को दल कहते हैं, तुलसी दल। इसकी क्षमता के बारे में भी हमारे यहाँ विशेष रूप से वैज्ञानिक परीक्षण हो रहे हैं कि दुनिया में सर्वाधिक एंटीबायोटिक किस पत्ती में मिलता है और जो हमेशा सकारात्मक फल ही देता है, तो यह तुलसी कैसे है। अब इस पर हमारे यहाँ और तेजी से काम हो रहा है। इसी तरह से दुनिया के विभिन्न अंचलों में अधुनातन औषध विज्ञान और पुरातन औषध विज्ञान दोनों का समन्वय होगा और इस क्षेत्र में तेजी से काम होगा। एक क्षेत्र है ऊर्जा का क्षेत्र, जिसको लेकर के विश्व व्यवस्था सृजित होती है। वह राष्ट्र ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है जिसके पास ऊर्जा के संसाधन बहुत ज़्यादा हों, जिसके पास प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत भी ज़्यादा हो। इस दृष्टि से मायने रखता है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, डीजल, पेट्रोल, उससे संबंधित अन्य चीज़ें। हिंदुस्तान वही एक क्षेत्र है जहां बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर नहीं था। हमें डीजल और पेट्रोल के लिए बहुत ज़्यादा व्यय करना होता था और इसके लिए हमें अनेक संबंध, अनेक समीकरण बनाने होते थे। यह भला हो मोदी जी के कुशल नेतृत्व का कि अब पेट्रोल डीजल को लेकर हिंदुस्तान के सामने कोई समस्या नहीं है। हमारे पास संबंधित देशों में ही सुरक्षित भंडार है, इसलिए अगले 50 सालों तक के लिए कोई संकट नहीं होगा। फिर भी अगर कोई आपदा आती है, अभी तो मनुष्य के जीवन पर है, कोई ऐसा संक्रमण हो जाए जिससे पेट्रोल डीजल भी बाधित हो जाए तो क्या होगा। इसलिए वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत विकसित करने वाले, संरक्षित करने वाले राष्ट्र इस नई विश्व व्यवस्था में मानक राष्ट्र कहे जाएंगे। सोलर एनर्जी पर बहुत ज़्यादा कार्य हो रहा है और इस दिशा में भारत, फ्रांस के साथ अन्य महत्वपूर्ण देशों का सहयोग है। तो निश्चय ही उभरती हुई विश्व व्यवस्था में वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों को सृजित करने वाले
संरक्षित करने वाले और ऐसे ऊर्जा का प्रयोग करने वाले राष्ट्र ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। एक वैकल्पिक स्रोत है परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि हिंदुस्तान के पास दुनिया का सबसे ज़्यादा थोरियम भंडार है। हमारे पास प्लूटोनियम और यूरेनियम की कमी है। इसके लिए हमें अन्य देशों से आग्रह करना पड़ता है और इसके लिए बहुत मशक्क़त भी करनी होती है। लेकिन 1998 में हमने जो परमाणु परीक्षण किया उसमें सीधे थोरियम से भी परमाणु ऊर्जा के लिए हमने परीक्षण कर लिया। दुनिया का इकलौता राष्ट्र भारत है जिसने थोरियम से सीधे परमाणु परीक्षण बनाया और जिसने परमाणु बम बनाया। और जितने भी राष्ट्र हैं जिन्हें P5 नेशंस कहा जाता है, सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी अथवा 5 सशक्त राष्ट्र, उन्होंने या तो संवर्धित यूरेनियम से परमाणु बम का परीक्षण किया है अथवा प्लूटोनियम से किया है। थोरियम से करने वाला हिंदुस्तान पहला राष्ट्र है। थोरियम से हम बिजली पैदा कर सकते हैं, कर रहे हैं, और हमारी योजना 2020 तक ही इस क्षेत्र में पूर्णतः आत्मनिर्भर होने की थी और शीघ्र ही हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। हमारे कदम तेजी से सफलता की शिखर की ओर बढ़ रहे हैं। तो जहाँ तक ऊर्जा का विषय है, नई विश्व व्यवस्था में ऊर्जावान राष्ट्रों में, मेरा मतलब ये जो ऊर्जा है जिसका हम प्रयोग विकास में करते हैं, हिंदुस्तान का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होगा। हिंदुस्तान, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इजराइल एक फलक पर खड़े होंगे और समान फलक पर अमेरिका और रूस खड़े होंगे। अन्य राष्ट्र कहीं पीछे की ओर होंगे। एक संदर्भ होता है सामरिक संदर्भ। सामरिक संदर्भों में 3 स्थान महत्वपूर्ण हैं: सागर, व्योम और धरातल। धरातल पर सैन्य बल के मामले में हिंदुस्तान की सेना का कोई जवाब नहीं है। अभ्यास के मामले में, सक्रियता के मामले में और साहस के मामले में दुनिया में जहां कहीं भी किसी भी देश में अशांति पैदा हुई है तो वहाँ शांति रक्षण के लिए हिंदुस्तान की सेना की सर्वाधिक मांग रही, क्योंकि इनके अंदर संयम, धैर्य और पराक्रम तीनों एक साथ होता है। हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने में बहुत ज़्यादा समर्थ हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेनाएं उस मुकाम पर हैं कि कोई आंख उठाकर जा नहीं सकता। उसे अपनी आंख का निदान कराना पड़ेगा और फिर उसे विश्राम काल में जाना पड़ेगा, क्योंकि उसे कितना चोट भोगना पड़ेगा वह राष्ट्र आने वाले दिनों में सोच पाएगा। तो हमारी सेना हर मोर्चे पर, चाहे थल सेना हो, नभ सेना हो या जल सेना हो, तीनों स्तर पर हम बहुत ज़्यादा समर्थ, सशक्त और निरंतर सक्रिय हैं। सैन्य बल हमारे पराक्रम का प्रमुख प्रतीक है। साथ ही जो बल के लिए जरूरी है नाभिकीय आयुध, उस दिशा में भी हम 1998 में ही पारंगत हो गए। उस समय परमाणु परीक्षण के बाद जो कैप्शन रखा गया था उस नाम था बुद्ध मुस्कुराए, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था। कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि हमने परमाणु परीक्षण किया, नाम रखा बुद्ध मुस्कुराए, इसका आशय तो ठीक विपरीत है। बुद्ध अहिंसा के ईश्वर और परमाणु बम हिंसा के लिए, उसका आशय यही था। बुद्ध इसलिए मुस्कुराए कि हिंदुस्तान अब शांति की गारंटी ले भी सकता है, दे भी सकता है। अब हिंदुस्तान पर कोई आंख उठाकर भागने वाला देश बचने वाला नहीं है। और इसीलिए हमने एक मानवीय परमाणु सिद्धांत की घोषणा की कि हम पहले युद्ध के समय, जो आसन्न युद्ध होगा, भगवान न करें युद्ध की स्थिति आए, अगर युद्ध हुआ किसी देश के साथ, तो हम पहले परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेंगे। हम किसी ऐसे देश पर परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेंगे जिसके पास परमाणु बम न हो। और अगर किसी देश ने हमारे ऊपर परमाणु बम के प्रयोग की हिमाकत की, तो हम ऐसा प्रत्युप्रहार करेंगे कि उसे अपने अस्तित्व के बारे में विचार करना होगा। यह उन सभी राष्ट्रों को समझ लेना चाहिए जो हमसे प्रतिस्पर्धा करते हैं इस दिशा में अथवा वैमनस्य रखते हैं। अर्थात हमने अपने सुरक्षा का कवच तैयार कर रखा है, लेकिन अन्य राष्ट्रों के लिए हमने वह आयुध भी बना रखा है जिसकी काट उनके पास नहीं है। ऐसे नाभिकीय हथियार हैं। मिसाइल तकनीक में हम दुनिया के अग्रणी राष्ट्र हैं। हमारे पास जो ब्रह्मोस मिसाइल है,
अग्नि से लेकर ब्रह्मोस तक, ये सब एनिग्मेटिक मिसाइल हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। हमने तेजस के रूप में चौथी और पांचवी पीढ़ी के बीच के युद्धक विमान की भी रचना कर ली। चाहे व्योम शक्ति हो, थल शक्ति हो या जल शक्ति हो, हम सब जगह एक समान संपन्न और समर्थ राष्ट्र हैं। सामरिक संदर्भों में जो P5 नेशंस की महत्ता थी, अब हिंदुस्तान उनके समकक्ष है, कुछ मामलों में उनसे आगे भी है। तो जो नई विश्व व्यवस्था बनेगी सामरिक संदर्भों में, उसमें एक समान होंगे ये जो 6 देश हैं, और साथ खड़े होंगे जापान, ब्राज़ील, जर्मनी, इजराइल, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका। इस तरह की एक नई शक्ति संरचना सामने आएगी। आर्थिक संगठन नए प्रकार के बनेंगे जिसमें ब्रिक्स आसियान की महत्ता फिर से बढ़ेगी, जो प्राकृतिक संसाधनों पर ज़्यादा अवलंबित हैं। सार्क की महत्ता बढ़ेगी यदि पाकिस्तान ने सहयोगात्मक सकारात्मक दृष्टि अपनाई तो। इस तरह सामरिक संदर्भ हो, आर्थिक संदर्भ हो, सब में एक नई विश्व व्यवस्था बनेगी जिसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका हो। एक क्षेत्र है सांस्कृतिक क्षेत्र। दुनिया सभ्यता और संस्कृति से संचालित होती है। बहुत पहले सैमुअल पी हंटिंगटन ने कहा कि आने वाली दुनिया में संस्कृतियों का टकराव होगा। हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति सहयोग, सद्भाव और समन्वय पर चलती है और इसीलिए इसे संगम संस्कृति कहा जाता है। अब दुनिया को सांस्कृतिक सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, वैमनस्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस दृष्टि से वे राष्ट्र जिनके पास पुरातन सनातन संस्कृतियां हैं, जिनमें मानवीयता है, उत्सव धर्मिता है, सहयोग की वृत्ति है, जिसमें प्रकृति बंधन है, जिसमें लैंगिक समानता है, ऐसी संस्कृति के देशों को अब महत्व मिलेगा वैश्विक फलक पर, अर्थात कृत्रिमता से आगे सहजता को स्थान मिलेगा। एक व्यवस्था बनेगी पर्यावरण शक्ति की व्यवस्था। अब जहां वन क्षेत्र ज़्यादा होंगे, जहां वनोपज पर ज़्यादा बल दिया जाएगा, क्योंकि वन संपदा ही हमारे स्वास्थ्य का आधार है। जैसे ब्राज़ील का जंगल दुनिया के लिए फेफड़ा है, वैसे हर देशों में जंगल वहाँ श्वसन का कारण होते हैं। अब इस व्यवस्था को भी देखना पड़ेगा कि वन और जल क्षेत्र सुरक्षित रहें। जो राष्ट्र इनका ज़्यादा संरक्षण करेगा उस राष्ट्र की महत्ता बढ़ेगी, और इस दिशा में ऑस्ट्रेलिया की तरह हिंदुस्तान ने भी कदम बढ़ाए हैं और हम नई विश्व व्यवस्था के सहयोगी होंगे। हिंद महासागर, साउथ चाइना सी, एशिया पैसिफिक सभी क्षेत्रों में भारत, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के बीच में सहयोग बढ़ेगा और यह नई विश्व व्यवस्था के अनिवार्य हिस्सा होंगे। पड़ोस में हमारे भारत, रूस, मंगोलिया और जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, एक बेहतर समन्वय इनके साथ बनेगा। दक्षिण एशिया के देशों के साथ पाकिस्तान को छोड़कर एक बेहतर संबंध बनेगा और हिंदुस्तान की एक महत्वपूर्ण स्थिति होगी विश्व व्यवस्था में। एक क्षेत्र बचता है जिसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का क्षेत्र कहते हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अमेरिका की नाखुशी ऐसे विशिष्ट अधिकरणों पर भारी पड़ेगा। WHO से अभी उसका सहयोग की घोषणा कर देना, बाहर होने की घोषणा करना, ये ऐसी संस्थाओं के लिए घातक है। पुनः पहल की जानी चाहिए कि अमेरिका आए और यह विश्व संस्था भी अपने दायित्व का निर्वहन सही ढंग से करे। अब कार्यकारी अध्यक्षता भारत के पास है। निश्चित रूप से अब एक बेहतर माहौल बनेगा और अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व मानवता के संरक्षण के लिए एक बेहतर तरीके से कार्य करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में एक निकाय है सुरक्षा परिषद। इसमें भारत की उपस्थिति होगी क्योंकि राजनीतिक स्थिरता की दृष्टि से, सांस्कृतिक संपन्नता की दृष्टि से, सामरिक शक्ति की दृष्टि से, आर्थिक शक्ति की दृष्टि से और जनसंख्या बल की दृष्टि से हिंदुस्तान दुनिया का एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है और ऐसे राष्ट्र को बहुत दिनों तक सुरक्षा परिषद से बाहर नहीं रखा जा सकता। ऐसी स्थिति बनने के साथ ही विश्व में शांति और संतुलन निर्धारक अभिकरण में हिंदुस्तान का महत्वपूर्ण स्थान बन जाएगा। एक स्थिति है विचारधारा की। अब पूंजीवादी विचारधारा
और साम्यवादी विचारधारा जिसका हश्र हम देख रहे हैं। साम्यवाद व्यवहारिक धरातल पर दुनिया में न्यूनतम स्थिति में है। केवल चीन जैसे देश इसके पोषक रह गए हैं जो अपने ट्रेडिशनल साम्यवाद को लेकर चलते हैं। वियतनाम ने बहुत अच्छी प्रगति की है, उसने समय के साथ समायोजन किया है, हिंदुस्तान का बहुत गहरा घनिष्ठ मित्र है। लेकिन चीन और उत्तर कोरिया, इनके यहाँ जो साम्यवादी व्यवस्था है, इनके ऊपर अब संशय के बादल मंडराएंगे और स्वयं उनके देश के लोग ही उनकी विचारधारा में आस्था कम कर देंगे। पूंजीवादी शक्तियों की सुविधाओं का जो हश्र हो रहा है दिख रहा है। अब एक नई विचारधारा फिर से हिंदुस्तान की दुनिया में अपनी धमकदार उपस्थिति अंकित कराएगी। शांति, सहयोग और सह अस्तित्व की विचारधारा जिसमें अहिंसा परमो धर्म का संकेत और संदेश है। हमारे यहाँ कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म श्रुत्युक्त स्मार्तेय च, अहिंसा श्रेष्ठतम धर्म है, ऐसा स्मृतियों में और श्रुतियों में कहा गया है। दुनिया इसी रास्ते पर चलेगी क्योंकि हर टकराव का समाधान शांति और संधि वार्ताओं में है और उसका आधार अहिंसा, अहिंसा और केवल अहिंसा है। यह विचारधारा हिंदुस्तान की है और इसी से दुनिया को शांति और संबल मिलेगा। आने वाला दिन ज्ञान शक्ति का दिन कहलाएगा। दुनिया में वही राष्ट्र ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा जिसके पास ज्ञान की विपुल संपदा होगी। हिंदुस्तान के पास ज्ञान और अध्यात्म दोनों की विपुल संपदा है। इसलिए उभरती हुई व्यवस्था में जिसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया हैं, उसमें हिंदुस्तान का एक महत्वपूर्ण स्थान होगा और यही व्यवस्था आने वाले दिनों में विश्व को संचालित करेगी, मानवता को संकटों से बचाएगी और हर मनुष्य के पास विकास की धारा पहुँचे, इसकी व्यवस्था करेगी। तनाव मुक्ति का यही उपाय है और नई विश्व व्यवस्था तनाव मुक्त रहने के लिए संकल्पित होगी। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके विचार निश्चय ही उपादेय होंगे, इसका मुझे भरोसा है। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और इस आयोजन के लिए प्रोफेसर अनुपम शर्मा, उनकी टीम और राजनीति विज्ञान विभाग को साधुवाद। नमस्कार।